लेकर आया हूँ जीवन की मौलिक इकाई। क्या है जीवन की मौलिक इकाई? धरती पर जीवन रहने के लिए एक इकाई है जो हर सजीव के अंदर पाई जाती है। वो इकाई कौन है? तो वो इकाई है, क्या आप सभी जान रही होइएगा? यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ाने वाले हैं क्या चीज़ है जीवन की मौलिक इकाई, ये कैसे कार्य करती है, ये क्यों आती है। हर एक सवाल का जवाब हम देंगे इसमें, जवाब को ढूंढने का प्रयास करेंगे। कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका को पहले किसने, कोशिका कैसी दिखती है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कितने कोशिकांग होते हैं, कैसे कैसे कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग के अंदर क्या विशेषता है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिका को कैसे देखा जा सकता है, कोशिका को देखने के लिए क्या चीज चाहिए, जीवन की सबसे मौलिक इकाई कोशिका है, तो कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, उन सब के बारे में भी जानेंगे। कोशिका न होती तो धरती पर क्या होता, धरती पर क्यों कोशिका पाई जाती है हमारी प्लानेट पर, इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। आपको अच्छा लगेगा तो इस चैप्टर को चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर अवलोकन बताया गया हुआ है, अवलोकन से स्टार्ट करें। सजीव किससे बने होते हैं इसको जानेंगे 5.1 में। 5.2 में हम कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका की संरचनात्मक संगठन क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तब जाके आगे का पढ़ाई हम बताएंगे। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, इस सब के बारे में जानेंगे। कुछ छूट रहा है पीछे देख लेते हैं, कुछ विशेष तो नहीं छूट रहा है। आज स्टार्ट करते हैं हम आपका ये पार्ट 5.2 से। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर जैसे कि मान लो एक गिलास है, गिलास में आप रख दिए नमक, चीनी, मिर्च, बहुत चीज रख दिए। मान लीजिए गिलास है क्या, कोशिका, और उसके अंदर रख दिए जो चीज कोशिकांग हो गया। कीड़ा मकोड़ा जो भी रख दीजिए सब कोशिकांग है। हम आपको प्रयोगात्मक समझाएंगे। कोशिकांग कहते हैं। मरीच है तो मरीच का क्या काम है, उसका कुछ है ना, वो गर्म होता है, खाने में एकदम जहर लगता है मरीच। चीनी मीठा होता है। विशिष्ट घटक यानी कि उसके अंदर कुछ विशेषता है जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कैसे संगठित होते हैं, कैसे वो ग्रुप में संगठित होते हैं और कैसे वो कार्य करते हैं, नहीं मालूम होते हैं। यदि हमने कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे। हम यदि माइक्रोस्कोप होता है ना सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पर दिखाया गया हुआ है,
इससे हम अवलोकन करेंगे ना, तब उसमें 3 विशेषता क्या दिखाई देगी, इससे उसके बारे में जानिए। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव, ये 3 चीज दिखाई देगी। इसमें 3 गुण दिखाई देंगे, यानी कि तीन तीन चीज है, उसके अंदर कोई ना कोई गुण विद्यमान है। 3 गुण है, तीनों चीज है। जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली, जैसे कोशिका झिल्ली कैसे बनी है, क्यों है, क्या कार्य है उसका, सब बताएंगे। केंद्रक है, केंद्रक का क्या कार्य है, केंद्रिका द्रव है, कोशिका द्रव है, इन सब के बारे में हम विस्तार से अंदर। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रिया तथा उनकी बाह्य पर्यावरण में, क्या है, छोटा है, नहीं दिख रहा है, पारस्परिक क्रियाओं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कैसे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिका के बाहरी परत को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली का क्या काम है? कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है प्लाज्मा झिल्ली को। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ये क्या है? गिलास है, मान लीजिए गिलास का दीवार होता, वो कोशिका के मान ले झिल्ली है, माना जाए तो। कोशिका के जो कोशिका के घटक को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, यानी कि बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, अंदर में स्टॉक करके रखती है, बाहर के पर्यावरण में भागने नहीं देती। जैसे गिलास का दीवार है ना, उसके अंदर हम जो भी चीज रखेंगे तो बाहर जाने देगी, बाहरी वातावरण से दूर रखती है, अलग रखती है, यानी कि कुछ पदार्थ के अंदर अथवा बाहर आने देते हैं। जैसे कि पानी हो गया, गिलास के अंदर बाहर भफा के चल जाता है, ऑक्सीजन को आने देता है। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आदान प्रदान होता रहता है, आने और जाने देता है क्या? कोशिका झिल्ली। इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, ये हम बता रहे हैं ऐसी है। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर के बारे में शुरुआत थोड़ी ना हुआ है, कुछ कार्य बता रहे हैं से आपको समझ में आए। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। जैसे कि हम ठोस पदार्थ है मरीच, तो मरीच को गिलास के दीवार थोड़ी ना आर पार जाने देगा, उसके अंदर चीनी है, नमक है, तो सबको थोड़ी ना जाने देगा, नहीं ना जाने देगा। उसी लिए ये कुछ पदार्थ को अंदर बाहर ना जाने देती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक परागीय झिल्ली कहते हैं, यानी कि वर्णनात्मक और परागीय झिल्ली क्यों कहा जाता है कोशिका को? कोशिका में पदार्थ की गति कैसी होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, इन सवाल का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, क्या कौन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, CO2 प्लस O2, कोशिका के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। विसरण प्रक्रिया द्वारा आने जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका के विसरण प्रक्रिया कहा जाता है। अंदर आना बाहर जाना, इस क्रिया को विसरण प्रक्रिया कहते हैं। समझे? हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। 8वीं क्लास में आप विसरण की प्रक्रिया में पढ़े होंगे। ना समझ में आया तो इस क्लास में आप अच्छी तरह से सीख जाइएगा। आपको हम विसरण प्रक्रिया के बारे में आप कुछ नहीं जानते होइएगा तो इस क्लास में आप ढंग से जान जाइएगा, शुद्ध जानकारी के साथ। आर पार जाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? किससे आर पार जाती है? तो कोशिका झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली में आर कोशिका झिल्ली के अंदर
जो क्रिया द्वारा आर पार जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है, उसको विसरण प्रक्रिया कहा जाता है। हमने देखा कि पदार्थ की गति उच्च स्थिरांक से निम्न स्थिरांक की ओर होती है। गति कैसे होती है? उच्च स्थिरांक से निम्न स्थिरांक तक होती है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इसी प्रकार प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिका अपशिष्ट है, CO2 क्या है? अपशिष्ट ऑक्सीजन है, गंदा हवा है कि नहीं? CO2 हम छोड़ते हैं, वो हमारे लायक नहीं है, जिसका निष्कासन आवश्यक है, जिसको हमको हमारे द्वारा छोड़ना या कोशिका द्वारा छोड़ना जरूरी है। कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसको सांद्रता बढ़ जाती है। ये कोशिका में CO2 कहाँ थे? कोशिका में बढ़ जाती है तो उसमें कहाँ पर थे? कोशिका में एक एकत्र हो जाती है, यानी कि जमा हो जाती है, तो उसका सांद्रता बढ़ जाता है। उसका सांद्रता बढ़ जाता है। सांद्रता क्या चीज को कहा जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। सांद्रता क्या चीज को कहा जाता है हम दिखाते हैं। कहाँ गया? ऊपर था ना। पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की हो रहे थे, यानी कि सांद्रता बढ़ जाती है तो इसके कारण गति में रुकावट डालती रहती है। कोशिका में बाहर पर्यावरण कहाँ है? कोशिका के में बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। इसमें क्या कहा गया? कोशिका के बाह्य पर्यावरण यानी कि पर्यावरण के बाहर में CO2 की सांद्रता कोशिका की स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जो बाह्य पर्यावरण में पाया जाता है उसका सांद्रता कम होता है और कोशिका के अंदर होता है उसका वो बढ़ गई हुई रहती है। उसके कारण क्या हो जाता है? सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कि उसके अंदर वो गंदा ज्यादा हो जाता है। सांद्रता का मतलब गंदा हो जाना। मतलब बाहर पर्यावरण में CO2 है तो उतना गंदा नहीं है माना जाएगा, लेकिन कोशिका के अंदर ज्यादा हो गया तो कोशिका को डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है ना कोशिका झिल्ली को। इसके बारे में और भी अच्छा से पढ़ाएंगे। बाह्य पर्यावरण CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता अपेक्षा कम होती है, जैसे कि कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है। कोशिका के बाहर और अंदर में CO2 में अंतर आता है, इसीलिए ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली द्वारा अंदर और बाहर जाती है। इस क्रिया को कहा कौन सा क्रिया कहा जाता है? विसरण क्रिया। हमारे शरीर के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गंदा हो जाता है ना उसको बाहर निकालना होता है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं जैसे रोटी के साथ, चावल में से मिलता है शायद, इस सबसे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वो उपयुक्त है। हम पढ़ा देते हैं, इतना पढ़ाएंगे तो आपको समझ में ना आएगा और आप सब्जेक्ट से भागने का क्लास से भागने की कोशिश करिएगा। इसीलिए हम इधर उधर की बात से निकलते हुए आपको जैसे कि जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी उच्च उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
विसरण द्वारा कोशिका से बाहर CO2 निकल जाती है। इसी क्या है कह रहा है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बताने की क्या कोशिश कर रहा है यह? जैसे कि कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, तो उसी समय अंतर आने पर यानी कि कम या ज़्यादा होने पर सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से बाहर निकल जाती है। विसरण द्वारा क्या होती है? CO2 बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 कोशिका के विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। कोशिका में से CO2 बाहर निकलेगा तो O2 अंदर चली जाती है। जैसे कि हमारा शरीर है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमको उसी वक्त ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? हमारे शरीर को ज़रूरत है, हमारे द्वारा वो क्रिया चलती रहती है, हमको पता नहीं चलता है। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये लगातार चलती रहती है। इसी प्रकार कोशिका के अंदर भी लगातार चलने वाली क्रिया ये है। ये क्रिया कभी नहीं रुकती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 कोशिका विसरण में के अंदर चली जाती है, अतः कोशिका के बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान में विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका है ना, कोशिका ही के अंदर होता है, कोशिका का झिल्ली होता है। पूरा शरीर को कोशिका मान लो अपना, हमारे अंदर खून है, लीवर है, इस सबको कोशिकांग मान लो। हमारा चमड़ा है, मान लो उसको कोशिका झिल्ली। हाँ, तो आ जाएगा। कहाँ पड़ता है? अतः कोशिका से बाहर पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल है ना, जो विसरण के अनुकूल व्यवहार करता है। टाइम ना लेते हुए क्लास जल्दी जल्दी करा देते। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा होती हो तो उसे प्रसरण कहते हैं। प्रसारण कहते हैं। प्रसारण कहाँ चला गया? प्रसारण कहते हैं, हाँ। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परागमय क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक परागमय झिल्ली के द्वारा उच्च विलय से दृढ़ता की ओर होता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका में शक्कर अथवा नमक के विलय में रखें तो क्या होंगे? ये प्रयोग बता रहा है यहाँ पर। जंतु कोशिका जैसे कि जानवर की कोशिका, पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधे की कोशिका के हम अंदर नमक या चीनी रखते हैं, का विलय रखते हैं, घोल, तो क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। ये हो गया क्या प्रयोग? क्या आप प्रयोग को जानना चाहते हैं? इस सबको बारे में विशेष जानकारी के लिए हमारे लाइव क्लास पर ज्वाइन लेना होगा। और ये कोशिका झिल्ली के बारे में छोटी जानकारी आपको मिल चुकी है। कोशिका भित्ति जो सबसे पहले पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधे की कोशिका की बाहरी परत होती है। ये जटिल और कठोर होती है। ये जंतु कोशिका में जंतुओं के अंदर न पाई जाती है और पेड़ पौधे में पाई जाती है। इसका क्या कारण है, क्या ये करती है, कैसे बनती है, क्यों इसकी आवश्यकता है,
क्यों जंतु में नहीं पाई जाती है, क्यों जीव में पादप कोशिका में पाई जाती है, किस लिए पाई जाती है, क्या इसका जरूरत क्या है, इस सब के बारे में हम बताएंगे। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। प्लाज्मा झिल्ली तो के बारे में जान के क्या होता है, उसके अंदर कौन सा कार्य होता है बताया है ना, बता दिए हैं। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। किस कोशिका में होती है? पादप, पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? पादप, बायोलॉजी की भाषा में, साइंस के भाषा में। पादप कोशिका के भित्ति मुख्य सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति होती है क्या चीज से बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज कैसा पदार्थ है, इस सब के बारे में हम बताएंगे। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है, यानी कि बहुत जटिल, कठोर, मजबूत, स्ट्रॉन्ग पदार्थ है, और यह पौधे की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, यानी कि मजबूती प्रदान करती है। जब किसी पादप कोशिका में प्रसारण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाती है। इस घटना को जीवद्रव कुंजन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रिया द्वारा देखेंगे। यहाँ पर कुछ क्रिया है, जैसे कि क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। कैसे हो जाती है, इस सब के बारे में बताते हैं। कुंजन कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? कुंजन कहते हैं। संकुचित हो जाती है। कैसे, क्या होता है संकुचित, और ये कैसे हो जाती है, कुंजन क्यों कहा जाता है, इस सब के बारे में हम बताते हैं। चैप्टर हम यहाँ केंद्रक पर छोड़ देंगे। हमारा स्टार्ट हुआ था चैप्टर कहाँ से? वो यहाँ से हुआ था 521 से शायद, या इससे ऊपर से हुआ था। 5.2 से हुआ था। कौन है? होगा कोई, छोड़िए। 5.2.1 वन ने मानी उसको। 1 2 यहीं तक रोक देंगे। चलिए क्रियाकलाप को पढ़ने का कोशिश करें। रियो की एक पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। ये तो हमको इसलिए प्रयोगात्मक करना होगा, इसके लिए लैब में, स्कूल में टीचर कराएंगे, तो इसको आप लैब में जानकारी लीजिएगा। इस क्रिया में से क्या निष्कर्ष निकलता है? इसे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिका में ही प्रसरण द्वारा जल अवशोषित की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिका में। कोशिका भित्ति क्या है? मृत कोशिका है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक या बैक्टीरिया की कोशिका को अपेक्षाकृत कम तनु विलय में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम कोशिका प्रसरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की
अपेक्षा आसानी से सहज कर सकती है। मान लो रियो पौधा है, उसका पत्ती ले लेते हैं। पत्ती को पानी में रख देना है। क्या चीज़ के ऊपर? स्लाइड, जो माइक्रोस्कोप में पाया जाता है, स्लाइड दिखाते हैं। माइक्रोस्कोप, इसमें ढूंढिए स्लाइड का है। स्लाइड, ये देखिए यहाँ पर रखना है, स्लाइड पर, सूत्रदर्शी स्लाइड, यानी कि स्लाइड यहाँ पर होता है, यहीं पर रखेंगे। आपको हम प्रयोग करके बताइए रहे हैं। कहाँ गया? यहाँ पर था। नहीं, इससे नीचा हुआ। बहुत प्रयोग नहीं आप पाए हैं, सॉरी। पढ़ा देते हैं, जो भी पढ़ाते हैं पढ़ा देते हैं। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखें, यानी कि स्लाइड पर रखना है, किसी सूक्ष्मदर्शी है कि स्लाइड पर रखा है, और उसको उच्च गुणवत्ता वाले अथी वाला से देखेंगे, लेंस से। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। पत्ती के अंदर क्या दिखाएंगे? छोटे छोटे हरे कण दिखाएंगे। इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पत्तियों के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। यही ना भोजन बनाने में काम देता है पेड़ पौधे को। पादप कोशिका के बारे में यहाँ जिक्र हो जाता है। इन्हें एक हरा पदार्थ होता है, जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? जो पौधा है भोजन बनाता है। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का विलय रखें। सांद्रता किसको कहा जाता है? विलय को। श्रांत विलय रखना है, जो बना हुआ होता है ना, उसको श्रांत विलय कहते हैं, घोल को। 1 मिनट प्रतीक्षा करो, यानी कि 1 मिनट का छोड़ दो उसको। वेट करना है आपको, इंतजार। और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? अब रियो की पत्तियां को कुछ मिनट तक जल में उबालो। क्या करना है उसके बाद? कुछ मिनट तक जल में उसको उबालना है। इस पत्ती की कुछ कोशिका मर जाएगी। भाई, कोशिका को उबालेंगे, पत्ती को तो मरेगी ना, मर जाएगी। अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। दूसरा पत्ती को, अति उबाला हुआ पत्ती को तब ये देखना है। क्या? वो हम बगैर उबाले पत्ती को देखे थे, जिसके अंदर क्लोरोफिल दिखाया था। कोशिका भित्ति दिखाने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर। स्लाइड पर रखी हुई इस पत्ती का शक्कर तथा नमक का सांद्रता विलय डालो। वही डालना है, वही काम इसके ऊपर भी करना है। उबाला हुआ पत्ती। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। फिर दोबारा सूक्ष्मदर्शी से देखो। क्या देखते हैं? क्या आप जीव द्वारा में कुंजन हुआ है? पत्ती के जीव द्वारा में कुछ कुंज हुआ होगा। कुंजन कहते हैं उस क्रिया को, बताया था यहाँ पर। इस क्रियाकलाप में निष्कर्ष निकलता है कि पता लगता है कि केवल जीवद्रव कोशिका में ही परागण द्वारा जल अवशोषित की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिका में। बताते, कोशिका भित्ति पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया कोशिकाओं के अपेक्षाकृत कम तनु विलय के में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम को कोशिका प्रसारण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति से ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई होती है, प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम से जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहज कर सकती है। इस क्रिया को आपको हाई स्कूल में आपके जो भी बायोलॉजी के टीचर होंगे, वो आपको प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और आपसे प्रयोग करवा के दिखाएंगे।
आपको उस आपको ये प्रयोगात्मक सर से करवाइएगा, तब आपको विस्तृत तरीके से समझ आएगी। आपको ये क्लास कैसा लगा? आधा घंटा की क्लास था। इसमें तो हम समझाने की बहुत कोशिश किए हैं। केंद्रक के बारे में जानेंगे इसके बाद। केंद्रक के बाद कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़े हैं, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़े हैं, कोशिका भित्ति के बारे में भी पढ़े हैं शायद। इस सब के बाद ये सब जितना चीज़ें सब कोशिका के अंदर पाया जाता है। गोल्जी कायु, इसका क्या क्या अंतर पर्दे में जालिका ये कैसी होती है, इसके अंदर क्या कार्य है, लाइसोसोम किस इसको क्यों आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना, लाइसोसोम, माइक्रोकोन्ड्रिया, एटीपी, डीएनए, इस सब के बारे में जानेंगे। प्लेस्टिड, रसधनिया, कोशिका विभाजन कैसे होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम अभ्यास में कुछ प्रश्न बनाएंगे। थैंक यू। आधा घंटा के क्लास में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। और भी जानकारी के लिए ठीक है, तो हम चलते हैं। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो कोशिका है। क्यों है भाई? कोशिका क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में भी हम बताते हैं। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इसमें तो लिखा हो जीवन की मौलिक इकाई, ये सब जीवन की मौलिक इकाई है जितना भी हो गया। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहा जाता है, कोशिका भित्ति, दोनों का मूल आवश्यक है, इसके बारे में बताना है। कोशिका झिल्ली क्यों आवश्यक है? जैसे कि ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। हमारा जंतु ना होता तो हमारे अंदर का सब शरीर का अंदर का कोशिकाएं है, जैसे हड्डी होगा, ये सब बाहर निकल जाता। हमारा शरीर धरती पर फैला रहता पूरा। हम एक जंतु ना रहते, कोशिका झिल्ली ना होती तो। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों को बाहरी सुरक्षा, जैसे कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक भित्ति, वही है कोशिका भित्ति। वो क्या करता है? हमको बाहर के वातावरण से बचाव करता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को बचाव करने के लिए कवर के रूप में मोबाइल में हम लगाते हैं, कवर लगाते हैं कि नहीं? वही कोशिका भित्ति है मान लीजिए। ये जटिल पदार्थ, ये मोबाइल का कवर कपड़ा से बना होता है, बाइक का बम्पर लोहा स्टील का बना होता है। इसी प्रकार से कोशिका भित्ति होती है। जिस प्रकार हमारा कवर मोबाइल को सुरक्षा देता है, उसी प्रकार कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा देती है, कोशिका झिल्ली को सुरक्षा देती है, कोशिका के अंदर के हर कोशिकांग को सुरक्षा देती है, कोशिका को बाहरी वातावरण से बचाने का काम करती है। ये आवश्यक क्यों है, किस लिए है, इसके अंदर क्या क्रिया होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर कौन चीज जाती है, कौन चीज आती है, कोशिका झिल्ली के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और कोशिका भित्ति के बारे में जान चुके हैं। अगला केंद्रक के बारे में है, देख लेते केंद्रक के बारे में ना। हाँ, केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बाद हम आपको केंद्रक के बाद क्या पढ़ाएंगे आपको देखते हैं। केंद्रक के बाद कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव के बारे में हम पढ़ाएंगे। कोशिका द्रव के बारे केंद्रक के बारे में यहाँ से स्टार्ट होके क्रियाकलाप 5-7 से लेकर 5 to 4 तक है।
5 to 4 से कोशिका द्रव के बारे में 5 to 5 तक है। ठीक, बाय, थैंक यू। हमारे क्लास में आपने जो भी टाइम दीजिएगा उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, कहाँ गया, खुल जा। हमारे यूट्यूब चैनल यही है। ये हमारा बायोलॉजी का क्लासेस नहीं चला था। भोजन वो अपना प्राप्त कर लेते हैं, जिस पर ये अवरोहित होते हैं, पादप परपोषी कहलाते हैं। वैसे पादप जो दूसरे पेड़ पर निर्भर होते हैं उसको परपोषी पादप कहते हैं, क्योंकि यह हमारे पेड़ जैसे पादप परपोषी का अमूल्य पोषण से वंचित करते हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। बहुत देर का टाइम है ये। अगला चैप्टर 1.4, सॉरी हटा 1.4 अपने बाजार में। देखिए हमारे चैप्टर क्लास में हर चीज़ का पढ़ाई होगा, हर क्लास का, हर चीज़ का। ये सब हमने तैयार किए हुए हैं अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड से। इलेक्ट्रिक बोर्ड पर टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिक बोर्ड से हम ना पढ़ाते हैं। मोबाइल से पढ़ाने में आसानी होता है। देखिए धीरे धीरे खींच रहा है, धीरे धीरे खींच रहा है तू सांसों की डोरी। ना जाने कब तूने कर ली मेरे दिल की चोरी। मेरे गले का हार बनेंगी बाहें। सॉरी, इसके अलावा ये सब है, ये अलजेब्रा है। मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं रास्ते मगर सॉरी खो जाते। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला देखो, सपना समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाले साथ निभाना दिलदार। सातों जन्म में तेरे। ये पूरा चीज़ हमको हमारे चैनल पर मिलेगा। चैनल का नाम है क्या है, ऑल द यूजर -HN3KW1ZD1L है। ये छोटा वाला L है, समझे। ये डालिएगा तो हमारा चैनल आ जाएगा। वैसे भी हम यूट्यूब पर डालिए रहे वीडियो, आपको इच्छा हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तो जमीन पर उतरे आगे आकाश में उड़ेंगे। बिहार का हर बच्चा कहता कि ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। ये हमारा फरवरी 2025 क्लास स्टार्ट हुआ। सिक्स है 11th का, 9th का बायोलॉजी फिजिक्स से सब है, बायोलॉजी है। खुद से तैयार देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ। ये सब खुद अपना इलेक्ट्रिक बोर्ड पर बनाए हुए हैं। ये प्रिंटर से निकाले हुए अपना बोर्ड पर। हमारे कोचिंग में 50 स्टूडेंट हैं, कौन से आगे पढ़ाना है। हर सब्जेक्ट का हर क्लास का होगा। ठीक है, तो चलते बाय।
नेट नहीं चल रहा है यहाँ पर ठीक से 5G है तो इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा, मेरी आंखों में सिर्फ। ये है हमारा स्कूल। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, यहीं हम तुम पढ़ाते हैं। बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए। ठीक है तो आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड से तो ये पढ़ाया हुआ एक भी नहीं है शायद। ठीक है तो हमारा कुछ सब्सक्राइबर का चेहरा दिख रहा है। इसमें एक स्टूडेंट है, 3 और है। स्टूडेंट का पेरेंट्स का पिक्चर दिख रहा है। 23 सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब नहीं चाहिए भाई, आप लोग देखिए, ज्ञान लीजिए। उससे अलावा हम कुछ नहीं चाहते, आप देखिए बस। ठीक है तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे। फिजिक्स का क्लास लेके जल्दी आने वाले हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का भी लेके आएंगे, जियोग्राफी लेके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत का भी लेके आएंगे। हर क्लास का बैच बाय बैच चलेगा। अब हम हमारा क्लास ऐसे नहीं चलेगा। हमारा क्लास कुछ अलग ढंग से चलेगा, बैच बाय बैच चलेगा। बुक से चला है ना, अब बुक से नहीं चलेगा। हम बोलेंगे, हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड पर से देखेंगे और क्लास में इलेक्ट्रिक बोर्ड पर से चलेगा, वहीं से क्लास चलेगा। बैच बाय बैच चलेगा। हर क्लास के लिए यूजफुल हो ऐसे पढ़ाया जाएगा। मैथ खाली मैथ का सिर्फ अलग अलग क्लास का चलेगा, लेकिन बाकी साइंस होगा, बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, इस सब का बेस चलेगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जितना भी सब्जेक्ट है, संस्कृत, इस सब का बेस चलेगा। इंग्लिश, इस सब का बेस चलेगा। एक भी बैच आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये तो हम डेमो क्लास लेके देखे हैं आप लोगों का। इसमें कितने आदमी जुड़ते हैं, कितने स्टूडेंट जुड़ते हैं। ठीक है तो